सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार में। तो क्रैश कोर्स की हमारी क्लास है और कंजंक्शन चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। 12वां चैप्टर है बेसिकली आज हमारा ये। तो ऑलरेडी 11 क्लासेस आपकी क्रैश कोर्स में हो चुकी हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा कंसाइज वे में जल्दी कम टाइम में आप ज़्यादा कंटेंट ले पाएँ और अच्छे से आप पढ़ पाएँ। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो बाकी लोगों को सजेस्ट जरूर करना कि अगर आपको रिवीजन करना है तो क्रैश कोर्स से यहाँ से कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं भाई। शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं 2 दिन पहले जन्मदिन था मेरा और आप सभी लोगों ने बहुत सारी विशेज़ दी, बहुत सारा प्यार दिखाया। तो मेरी तरफ से भी बनता है कि आपके लिए मैं प्यार दिखाऊं। तो अभी तक जो ऑफ़र चल रहा है ये कल 23 तारीख तक वैलिड है आपका ऑफ़र। 22 तारीख को आज आपको वीडियो मिल रही है। और जैसे कि वहाँ पे हुआ था कि ये 399 वाला जो बैच था, हमने लास्ट मोमेंट पे बच्चों की डिमांड पे इसको 299 का कर दिया था, एक्चुअली में 299 का कर दिया था। तो अभी ये ऑफ़र जारी है आपका। तो अगर आपको इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच लेना है तो सिर्फ 299 रुपये की फ़ी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल सकता है। तो वीओडी बैच है, कंप्लीट बैच है अपने आप में। आप ये बैच में चेकआउट कर सकते हैं। आप बेसिकली ये बैच में इनरोल कर सकते हैं। इस बैच में सॉलिड कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स हैं, प्रैक्टिस सीट्स हैं, सब कुछ इसमें है। अब तक एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हम करा पाए थे, लेकिन जन्मदिन वाले दिन वो भी अवेलेबल आपको करा दिया गया है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। ऐप बहुत बढ़िया चलता है, स्मूथ चलता है, क्लासेस सारी स्मूथ चलती हैं। तो आप टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और टॉपर्स विजडम पर ये वीओडी बैच चेकआउट कर लेना। अगर आपको पास चाहिए, जिसमें आपको 1 साल का रीडिंग लाइब्रेरी चाहिए, 1 साल का टेस्ट सीरीज चाहिए, टीजीएल का प्रैक्टिस बैच चाहिए, या सीपीओ का मेंस बैच चाहिए, तो आप 799 रुपये में ये कंप्लीट पास ले सकते हैं हमारे ऐप पे। ये भी नॉर्मली आपका 1100 रुपये का रहता है, इस पर भी काफ़ी मेजर डिस्काउंट आपका चल रहा है। तो आप ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा, फ़ायदा रहेगा आपको। आइए भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपको पता ही है हम कंजंक्शन आज पढ़ने वाले हैं। कंजंक्शन बेसिकली कौन से शब्द होते हैं, परिभाषा पे हम बस बेसिकली बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, ये कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है। कंजंक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि बराबर की चीज़ों को जोड़ना, बराबर की चीज़ों में संबंध स्थापित करना एक तरीके से। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई एक जो बड़ी चीज़ है उसके अधीन में छोटी चीज़ों को जोड़ना। सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है बेसिकली अधीनस्थ होना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये एक जैसी चीज़ों को जोड़ते हैं, एक प्रकार की चीज़ें होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। इनको समझना थोड़ा सा आसान रहता है। सामान्यतः कैसे याद रखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन से सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए एक पॉपुलर वर्ड है फैन बॉयज, जिससे कि एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये आपके टोटल फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, ये आपके टोटल फैन बॉयज के कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अलावा सामान्यतः जितने बचे हुए हैं वो नॉर्मली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसको जोड़ते हैं? फ्रेजेस को जोड़ते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं जो कि इक्वल रैंक की हों। सबऑर्डिनेटिंग बेसिकली ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं और लिंक करते हैं इसको बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। यहाँ पे एक रिलेशनशिप के कोई ना कोई एक्सप्रेस करते हैं, जो कि टाइम की हो सकती है, कॉज की हो सकती है, कंडीशन की हो सकती है। अलग अलग प्रकार की रिलेशनशिप्स यहाँ पे आ सकती हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं कि ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड द वर्क। तो बाकी सबऑर्डिनेटिंग में बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, इफ हो गया। बिकॉज रीजन को बताता है, ऑल्दो बेसिकली आपका अपोजिट रीजन को बताता है, इफ कंडीशन देता है, व्हेन टाइम बताता है, वाइल टाइम बताता है, सिंस रीजन को भी बता सकता है और टाइम को भी बताता है, अनलेस कंडीशन को बताता है, अनटिल टाइम को बताता है, आफ्टर टाइम बताता है, बिफोर टाइम बताता है, वेयर एज कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, इवन दो भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ठीक है। देखो एक बार ये क्वेश्चन आपके सामने एक है और इस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस को जैसे ही हम देखते हैं, सो द सीजन्ड प्रोफेसर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयर्ड आपका मेन वर्ब है, मेटिकुलसली एक एडवर्ब है, और किसको प्रिपेयर किया था तो उसका ऑब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट्स। और किस चीज के लिए प्रिपेयर किया था तो फॉर प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द चैलेंजिंग
क्वांटम फिजिक्स एग्जाम, जो क्वांटम फिजिक्स का चैलेंजिंग एग्जाम है उसके लिए। अगर मैं इसको देखता हूँ, आगे लिख रखा है येट आपका कंजंक्शन है। अब येट जब भी आता है तो ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट रखता है कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट जो सरप्राइजिंग हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो। द एंटायर क्लास मैनेज्ड टू स्कोर रिमार्केबली हाई। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सिंपल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि येट क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट लाता है। ऊपर कहा गया है कि जो सीजन्ड यानी कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर है, उसने मेटिकुलसली यानी कि बड़े ध्यान से, बड़े बारीकी से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जो चैलेंजिंग क्वांटम फिजिक्स का एग्जाम था उसके लिए। ऐसे केस में व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, स्कोर अच्छा करेंगे स्टूडेंट्स या नहीं करेंगे? आप कहोगे कि इन सच अ केस द एक्सपेक्टेशन शुड बी कि भैया इसने इतने बढ़िया से तैयार कराया उनको, तो अच्छा स्कोर करें। यानी कि येट हम तब लगा सकते थे जब ये स्कोर अच्छा न करें, लेकिन आगे लिख रखा है द एंटायर क्लास मैनेज्ड टू स्कोर रिमार्केबली हाई मार्क्स। ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, दोनों अगर एक ही तरीके की बातें कही गई हैं, एक ही नेचर की बातें कही गई हैं, तो येट का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर किसका करेंगे? उनको प्रिपेयर करवाना एक रीजन था, और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया। रिजल्ट को दिखाने के लिए आप सो का यूज कर लेते हैं। सो द एंटायर क्लास मैनेज्ड टू स्कोर रिमार्केबली हाई मार्क्स विच मेड हिम एक्सट्रीमली प्राउड। कौन से पार्ट में एरर होगा? आप कहोगे सर सी पार्ट में एरर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार इन सारे को देख लेना। फॉर बेसिकली रीजन या कॉज को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा एंड आपका बेसिकली एडिशन को दिखाता है, नॉर नेगेटिव एडिशन को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बट है ये बेसिकली कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, और जो है ये चॉइस को या ऑल्टरनेटिव को या वार्निंग को दिखाने का काम करता है। येट जो है वो सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, और सो जो है वो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस की बात करता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट 1/8/2025 में पूछा गया है। कैथरीन सैड शी लव्ड हेल्थ क्लिप, ये बेसिकली हेल्थ क्लिप से प्यार करती थी। शी कुड नॉट मैरी हिम बिकॉज ऑफ हिज सोशल स्टैंडिंग, प्यार तो करती थी लेकिन शादी नहीं कर पाई। अब देखो हाउएवर भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, लेकिन ये एक कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। अब कॉन्ट्रास्ट तो ये भी दिखाता है, लेकिन ये क्या है? एक तरफ तो प्यार करती थी और एक तरफ शादी नहीं कर पाई, यानी कि कॉन्ट्रास्ट चाहिए। बिकॉज तो रीजन देता है, गलत हो जाता है। सिंस रीजन देता है, गलत हो जाता है। एंड बेसिकली सेम तरीके की चीजों को जोड़ता है, गलत है। बट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। ही इज टैलेंटेड डैश नीड्स मोर प्रैक्टिस। एक तरफ क्या कह रहे हैं? टैलेंटेड है जी, पॉजिटिव बात कही है कि कुछ नहीं करना, बहुत टैलेंट है। एक तरफ कह रहे हैं ना जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि ये कुछ नीड को दिखा रहा है। यहाँ पे कोई चीज जो प्रेजेंट है वो ये नीड है, यानी कि दोनों चीज अपोजिट है, और अपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए सो नहीं आ सकता है, बिकॉज नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, बट करेक्ट आंसर होगा सेसी स्टेनो 6/8/2025। देखो आगे, माई सिस्टर एंड आई, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सब एंड से जुड़ा, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। वर्क वेरी हार्ड, हम बहुत कठिन काम करते हैं। नेवरदलेस, अब नेवरदलेस एक कंजंक्टिव एडवर्ब होता है जो कि बेसिकली एक अपोजिट चीज को जोड़ता है, लेकिन यहाँ तो हमें एडवर्ब नहीं कंजंक्शन चाहिए। माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम, हम हार्ड वर्क करते हैं, ये कुछ नहीं करता है। दोनों चीजें क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग है, अपोजिट है। तो ऐसे केस में आपको बट का यूज कर लेना चाहिए, दैट्स इट। आगे देखते हैं भाई, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे व्हेन टाइम को दिखाता है, जिसका मतलब होता है जब। ध्यान देंगे, व्हेन हम तब लगाते हैं जब कोई शॉर्ट एक्शन हो, कोई इंटरप्टिंग एक्शन हो। छोटे एक्शंस के लिए व्हेन आता है, लंबे एक्शंस हो गए, बैकग्राउंड एक्शंस हो गए, उनके लिए वाइल आता है, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर का मतलब होता है किसी चीज से पहले। टिल और अनटिल जो होते हैं, जब ये सेंस देते हैं जब तक का या तब तक का, ठीक है। ये बेसिकली दोनों ही नेगेटिव होते हैं अपने आप में। इनके बाद में जो क्लॉज आती है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एज सुन एज दिखाता है जैसे ही, ये भी जनरली इंडेफिनिट टेंस के साथ में आता है। वंस बेसिकली एक बार का सेंस देता है, ये कई बार आफ्टर के सेंस में आ जाता है। वंस यू स्टार्ट यू विल एंजॉय इट। आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा। एज सुन एज ही रीचेज होम, जैसे ही घर पहुंचेगा तुरंत बता दूंगा। वेट ईयर, कब तक वेट करना है? अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं आ नहीं जाता, क्योंकि इसमें नहीं शामिल है इसलिए नोट नहीं लगा सकते। सी लिसन्ड टू म्यूजिक, वो म्यूजिक सुन रही थी। कब? वाइल सी वर्कड, जब वो वर्क कर रही थी। वर्क करना टाइम टेकिंग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन है। जनरली वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस आता है, बट समटाइम्स इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो पॉसिबल। लॉक द डोर बिफोर यू लीव, आप लीव बाद में करेंगे, पहले लॉक डोर करेंगे, मतलब डोर लॉक करेंगे। वी वेंट आउट, हम बाहर गए। कब गए? आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, पहले बारिश बंद हुई फिर बाहर गए। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा कब? व्हेन आई अराइव। अराइव करना एक छोटा एक्शन है, शॉर्ट इंटरप्टिंग एक्शन है, तो व्हेन का यूज करेंगे। देखो आगे,
कुछ कंजंक्शन जैसे बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, ये तीनों ही रीजन को दिखाते हैं, रीजन को। डायरेक्ट रीजन होता है बिकॉज, सिंस भी रीजन होता है, अक्सर करके नोन रीजन होता है, ठीक है। एज भी रीजन होता है, ये भी अक्सर करके नोन रीजन को ही दिखाता है। जनरली अगर सेंटेंस के बीच में आपको लगाना हो तो बिकॉज को प्रेफर करना है, स्टार्टिंग में एज और सिंस को प्रेफर करते हैं हम, ठीक है। तो सी पास्ड बिकॉज सी स्टडीड हार्ड, ये एक नया रीजन है, वो पास हो गई। क्यों पास हो गई? सामने वाले के लिए ये बात नई है कि उसने हार्ड मतलब स्टडी अच्छी करी थी। सिंस इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, वी विल स्टे इन। ये हम मान के चल रहे हैं कि सामने वालों को सबको पता है कि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम मेंशन करके चल रहे हैं। एज यू आर हियर, क्योंकि आप यहाँ हैं, लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि सामने वाले को तो पता ही है कि वो यहाँ है, तो जब नॉन रीजन होता है ना, तो ऐसे केस में बेसिकली हम एज या सिंस लगाते हैं, और जब नया रीजन होता है तो उसके लिए बिकॉज का यूज करते हैं। वैसे और ये चेंजेबल होते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ कंडीशन देता है, अगर का सेंस देता है, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल, अगर बारिश होगी तो कैंसिल करेंगे। अनलेस नेगेटिव कंडीशन दिखाता है, इफ यू कांट एंटर, अगर आप एंटर नहीं कर सकते हैं, मतलब यू कांट एंटर अनलेस यू हैव अ टिकट, जब तक आपके पास टिकट नहीं होगी, यानी कि इफ नॉट का सेंस देता है अनलेस। इन केस बेसिकली ऐसा देता है, कहीं ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? ये प्रिकॉशन दिखाता है। टेक एन अम्ब्रेला, भैया छाता ले लो, कहीं ऐसा हो गया कि बारिश हो गई तो, यानी कि प्रिकॉशन लेके चलना आपको, तो प्रिकॉशन को दिखाता है आगे। इवन इफ बेसिकली कंडीशन को ऐसा बना देता है कि कुछ भी हो, आई विल फिनिश इट, मैं फिनिश करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे इवन इफ इट टेक्स ऑल नाइट, चाहे पूरी रात लग जाए। देखो आगे कुछ और कंजंक्शंस। दो और ऑल दो बेसिकली क्या दिखाते हैं? कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। दो, ऑल दो और इवन दो, तीनों ही अपोजिट रीजन को दिखाते हैं। ऑल दो इट वॉज कोल्ड, बेशक ठंड थी, ही वेंट स्विमिंग, वो स्विमिंग के लिए चला गया। सेम इवन दो भी यही दिखाता है कि सी सक्सीडेड, इवन दो नो बडी हेल्प हर, किसी ने हेल्प नहीं करी फिर भी सक्सीड हो गई। वेयर एज और वाइल, ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। तो ही लाइक्स एक्शन फिल्म्स, वेयर एज आई प्रेफर कॉमेडी। ये दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ ये कर रहा है, दूसरी तरफ मैं ये करता हूँ, इस तरीके से। आगे सो दैट हो गया और इन ऑर्डर दैट हो गया, ये दोनों ही ऐसे कंजंक्शन है जो पर्पस दिखाते हैं, ठीक है, पर्पस। तो ही स्टडीड हार्ड सो दैट, मतलब सी स्टडीड हार्ड सो दैट सी कुड पास। वी लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर दैट, यहाँ पे सो दैट भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर दैट वी माइट अराइव ऑन टाइम। देखो आगे एज बेसिकली कई बार दिखाता है जैसा, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो एज रीजन भी दिखा सकता है, एज टाइम भी दिखा सकता है, एज ये भी दिखा देता है। एज इफ या एज दो बेसिकली ये मैनर को दिखाते हैं। सी एक्ट्स, वह ऐसे एक्ट करती है जैसे कि, कैसे एक्ट करती है मैनर बताना है। एज इफ सी ओन्स द प्लेस, को ओन्स नहीं ओन्ड कर देना, क्योंकि एज इफ के साथ जनरली सब्जंक्टिव मूड आता है, सब्जंक्टिव मूड में ईडी फॉर्म लिखी जाती है। लाइक बेसिकली जनरली कम आता है कंजंक्शन के तरीके से, लेकिन फिर भी कई बार पॉसिबल होता है। इट साउंड्स लाइक इट्स ब्रोकन, ऐसा लग रहा है जैसे कि टूटा हुआ है, लेकिन ये रेयर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका, है ना। लाइक जो है ये जनरली प्रपोजिशन के तरीके से आता है। एक बार क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 1 22/9/2025, डैश ऑनेस्टी इज वैल्यूड, ट्रांसपेरेंसी इज इंडिस्पेंसिबल। भाई देखो, जहां पर ऑनेस्टी की वैल्यू करी जाएगी वहां पे ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी? डिस्पेंसिबल और इनडिस्पेंसिबल। आप कहोगे ट्रांसपेरेंसी ऐसी चीज है कि उससे बेसिकली हम अलग नहीं हो सकते हैं, तो वेयर एज नहीं लगाएंगे, और दूसरा यहाँ पे वाइल नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम अब आपको दो लगेंगे, एक तो ये लग सकता है कि जब ट्रांसपेरेंसी वैल्यू करी जाती है तब ये इंडिस्पेंसिबल होता है। जनरली हम टाइम ना लेके इसको प्लेस के तरीके से देखना चाहिए कि जहां पर ऑनेस्टी की वैल्यू है वहां पर ट्रांसपेरेंसी इंडिस्पेंसिबल है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसके पास में बहुत सारा पोटेंशियल है। डैश इज लैक ऑफ डिसिप्लिन में हिंडर इज ग्रोथ, एक तरफ तो पॉजिटिव बात है, दूसरी तरफ नेगेटिव है, यानी कि कैसा कंजंक्शन लगाना है जो कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाए। अनलेस तो कंडीशन को दिखाता है, ठीक है। वेयर एज बेसिकली दो अलग अलग चीजों को दिखाता है, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट नहीं है, ठीक है। बिकॉज तो नॉर्मल रिजल्ट को दिखाता है, ये जो अल्बिएट होता है ना, इसका मतलब ये होता है ऑल्दो या दो, ठीक है। ऑल्दो हिज लैक ऑफ डिसिप्लिन में हिंडर इज ग्रोथ, एक तरफ तो इस पे पोटेंशियल है, तो ये इस तरीके से आगे देखेंगे। यू कैन टेक द अर्ली ट्रेन, आप अर्ली ट्रेन ले सकते हो, डैश यू विल हैव टू वेट फॉर द आफ्टरनून वन, या तो ये ले लो नहीं तो ये करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से वार्निंग है, या हम कहेंगे कि या तो ये या फिर ये। तो एंड तो जोड़ता है, अनलेस तो कंडीशन है, अदरवाइज आप कह सकते हैं, अदरवाइज कह लो या और एल्स कह लो, इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। और एल्स जनरली कंजंक्शन के तरीके से आता है, अदरवाइज आपका एडवर्ब के तरीके से। यहाँ पे कॉमा से एडवर्ब लगा रखा है, वैसे जनरली अवॉइड करते हैं हम। ऑल्दो तो बेसिकली ये अलग ही है, ठीक है। देखो आगे
डैश द फोरकास्ट वार्नड ऑफ हैवी रेन, जो फोरकास्ट था उसकी वार्निंग ये थी कि बारिश होगी। द आउटडोर सेरेमनी प्रोसीडेड एज प्लान्ड, लेकिन फिर भी देखो जनरली रेन का अगर फोरकास्ट होगा तो हम प्लानिंग चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुए तो कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट है तो बेसिकली क्या है, या तो इवन दो आ जाएगा, दो आ जाएगा, ऑल दो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिंस अनलेस बिकॉज ये सब तो नहीं आ सकते हैं। देखो आगे, ही विल बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट किया जाएगा, डैश इंप्रूव्स हिज कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल। ये तो कंडीशन है कि भैया अगर आप अपना इंप्रूव करें कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल तो आपको प्रमोट कर देंगे, तो इफ का यूज करेंगे। तो अनलेस तो नेगेटिव कंडीशन होती तब, तो ये तो नेगेटिव कंडीशन नहीं है। ऑल दो भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। वेयर एज भी नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट लिख रखा है, प्रोवाइडेड दैट का वही मीनिंग होता है जो कि इफ का होता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, सी सब्जेक्ट है, सी मस्ट कंप्लीट, क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, द रजिस्ट्रेशन, कब तक, बाई फ्राइडे, डैश सी वॉन्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, या तो ये कर लो नहीं तो पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो आप वही कहोगे कि सर कॉशन है, वार्निंग है, कॉशन कह लो, वार्निंग कह लो, ठीक है। तो और एल्स अभी बताया था मैंने, अदरवाइज लगा लो या और एल्स लगा लो। अनलेस नहीं आ सकता है, एंड नहीं आ सकता है, सिंस नहीं आ सकता है, तो आप कहोगे सर और एल्स का यूज होगा। एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन आपका, सिंस हेमलेट लव्ड ऑफेलिया ही शुड हैव ट्रस्टेड हर मोर ओपनली। अब क्योंकि वो उसको प्यार करता था तो उसको और ट्रस्ट करना चाहिए था। आप कहोगे सही है, जो गिवन है वो सही है। तो क्योंकि वह प्यार करता था उसको और भी ट्रस्ट करना चाहिए था। आप कहोगे लुक्स करेक्ट। अब लेकिन इनमें से इंप्रूव करना है तो वैन तो नहीं आ सकता है, हेंस नहीं आ सकता है, ऑल्दो तो कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, तो बिकॉज ही बचा, यही ऑप्शन है जो सिंस की जगह पे आ जाएगा, सिर्फ ऑल्टरनेटिव दे रखा है। शी डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, उसके पास में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं थी। सी वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द रोल, भैया क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसका परिणाम ये था। परिणाम को दिखाने के लिए क्या आता है, हाउएवर नहीं आएगा और ऑल्दो नहीं आएगा। देयरफॉर भी परिणाम को दिखा सकता है और दस भी दिखा सकता है, बोथ आर करेक्ट। अब कायदे से दोनों करेक्ट है। अब दोनों में से कौन सा चूज करें, देखो दोनों में देर इज लिटिल टू चूज बिटवीन, ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों में से कोई एक को प्रेफर करें हम। बट क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये जो देयरफॉर है ना, ये बहुत कॉमन वर्ड है, और कॉमन वर्ड है इसीलिए हम इसकी तरफ चले जाएंगे कि हो सकता है इन्होंने ध्यान ना दिया हो कि 10 भी आपका रिजल्ट दिखाता है। वैसे 10 का भी वही मतलब होता है जो देयरफॉर का होता है। तो करेक्ट दोनों है, बट इन्होंने शायद ए ऑप्शन दे दिया होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई, ऑल्दो ही वर्क हार्ड। भाई ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, बेशक उसने कठिन परिश्रम किया, आगे येट लगा रखा है, येट ही कुड नॉट पास। अब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके में क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके दो कंजंक्शन है, मतलब दो क्लॉजेज हैं तो एक कंजंक्शन चाहिए, अगर तीन क्लॉजेज हैं तो दो कंजंक्शन चाहिए, अगर चार क्लॉजेज हैं तो तीन कंजंक्शन चाहिए। इसी से एक पॉइंट आपका क्या बनता है कि ऑल दो आ जाए, या आपका आ जाए दो, या आपका आ जाए इवन दो। ऑल दो, इवन दो, या दो, इनके साथ में अक्सर करके एग्जाम में आपको बट दिया जाएगा। बट गलत होता है। कायदे से मॉडर्न इंग्लिश तो कहते हैं कि येट भी गलत है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में येट आपका चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो। ऐसे बहुत सारे और भी पेयर होते हैं जहाँ पे जो गड़बड़ आती है, जैसे अक्सर करके एग्जाम में दे रखा होगा एज, सिंस, बिकॉज। अगर ये पहले से रीजन को दिखाने वाले शब्द दे दिए तो पीछे अगर सो आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, पीछे अगर 10 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, पीछे अगर देयर फोर आ जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे सर सिर्फ क्या है, कॉमा लगा के काम चल जाएगा। कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि एज दे रखा होगा और आगे दैट दे देंगे, एज यू नो दैट, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल दो, दो, इवन दो, ये सब हो गए, एज, सिंस, बिकॉज वाले हो गए। तो ये क्या है कि इनकरेक्ट पेयरिंग पे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अक्सर करके एग्जाम में जो एक और चीज़ आती है वो क्या आती है कि ये आ रखे होंगे, आस्क आ रखा होगा, ठीक है, या कोई और क्वेश्चन वर्ड आ रखा होगा, ठीक है, और उसके बाद में ना यहाँ पे दैट भी लगा रखा होगा और एक WH वर्ड भी लगा रखा होगा। ऐसे केस में आपको ध्यान देना है कि दैट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड आएगा। ठीक है, देखो आगे। अब यहाँ पे क्या है, येट चल जाता है, चल जाता है तो बाकी एग्जाम बाकी सब सही है, तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। वैसे येट मॉडर्न इंग्लिश में अवॉइड करते हैं, तो बस ये ध्यान रख लेना। अब आपको लगेगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, एक तो ये क्लॉज थी, एक ये क्लॉज थी, जब क्लॉज दो हैं तो कंजंक्शन एक आना चाहिए था, ऑल दो अगर आ गया तो येट फिर आता कैसे है। मेरे भाई ये जो येट है ना,
ये कंजंक्शन होने के साथ साथ में एडवर्ब भी होता है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब के तरीके से आ जाता है, एक न्यूट्रल एडवर्ब के तरीके से आ जाता है ये, ठीक है। देखो, तो एक्स्ट्रा कंजंक्शन एरर काफ़ी आता है एग्जाम में। तो अगर एन क्लॉजेज हैं तो कंजंक्शन कितने होंगे, n-1, सिंपल सी बात है। देखो, एज गंगा वांटेड टू बी सेलेक्टेड इन द टीम सो ही वर्कड वेरी हार्ड, नॉट गंगा, गगन, ठीक है, गगन। तो एज आ रखा है, अगर एज है तो इसका पेयर सो से नहीं बन सकता है, तो आप कहोगे सर सो वाला गलत है, एंड वाला गलत है, बिकॉज वाला गलत है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना किसी कंजंक्शन वाला। देखो CHSL का क्वेश्चन है, ये MTS 2026 में पूछा गया, देख लो। सिंस लगा रखा है, अगर सिंस लगा रखा है तो आगे सो का यूज नहीं करेंगे, तो सो नहीं आएगा, बट नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, बिना कंजंक्शन के जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और देखने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी इसमें, और एक्स्ट्रा इधर उधर आपको देखना ही नहीं है। देखो आगे, द रीजन वाई आई एम कन्फ्यूज, भाई रीजन जब भी आ जाए इसके साथ बिकॉज नहीं आता, सिंपल आपको याद रख लेना है कि रीजन के साथ में बिकॉज का नहीं, किसका यूज करते हैं अपन, दैट का। पहले ऑप्शन में बिकॉज है, गलत हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में बिकॉज है, गलत हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन में बिकॉज है, गलत हो जाएगा, चौथा तो नो इम्प्रूवमेंट है, गलत हो जाएगा। एक बार फिर से सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने रीजन तक अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। वाई एम आई कन्फ्यूज, ये तो इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, और ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे रीजन और बिकॉज दोनों है, तो ये गलत है। यहाँ पे भी नो इम्प्रूवमेंट वाले में रीजन और बिकॉज दोनों है, गलत है। ये जो सी सेंटेंस है ना, इन्होंने इसमें से रीजन ही हटा दिया है, इसको सिंपल लिख दिया आई एम कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज हूँ। क्यों कन्फ्यूज हूँ, बिकॉज दे आर गिविंग मी मिक्स्ड सिग्नल्स। आप कहोगे ये सही है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगर यहीं पर रीजन को हमने नहीं हटाया होता तो बिकॉज वाला करेक्ट आंसर, मतलब जहाँ पे बिकॉज नहीं होता वो करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे, द रीजन वाई आई एम कन्फ्यूज इज दैट दे आर गिविंग मी मिक्सिंग। देखो, एज यू नो दैट, अब अगर एज आ रखा है तो दैट का यूज नहीं होगा, दैट्स इट। आगे, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, हमारा जो देश है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर सकता है, बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। अब देखो, बट भी आ रखा है और इफ भी आ रखा है, क्लॉज कितनी है, दो। एक तो ये वाली, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और दूसरी कौन सी वाली, वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, एक ही आएगा, बट लगाने की नीड नहीं है, इफ आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि ग्रोथ कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें सबको काम करना है, ठीक है। देखो अगला, सी इज नॉट ओनली अ गिफ्टेड सर्जन विथ हैंड्स, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज नॉट ओनली अ गिफ्टेड सर्जन, न सिर्फ एक गिफ्टेड सर्जन है हैंड्स के साथ में, एज स्टडी एज अ वॉच मेकर्स, जितने के वॉच मेकर के हैंड्स स्टडी होते हैं, एंड ऑल्सो लिख रखा है। ये एग्जाम में बहुत आता है कि नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो बनता है, ना कि एंड ऑल्सो। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, सिंपल सी बात है। बट ऑल्सो अ पेंटर, एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, नॉट ओनली से जुड़ा है, आगे कॉम्प्लीमेंट है, अ गिफ्टेड सर्जन, और कैसे गिफ्टेड है, विथ हैंड्स, ठीक है। और हैंड्स कैसे हैं उसके, एज स्टडी एज, उतने ही स्टडी हैं जितने के एक वॉच मेकर के होते हैं। आगे बट ऑल्सो आ गया, आगे फिर से कॉम्प्लीमेंट आ गया, अ पेंटर, एक पेंटर है जिसके जो कैनवासेस हैं वो एक्सप्लोड करते हैं विद द वेरी लाइफ, उसमें लाइफ होती है और कलर होते हैं। सी फाइट्स टू प्रिजर्व इन द ऑपरेटिंग रूम्स, तो ऐसे कलर्स दैट सी फाइट्स, जिनके लिए वो फाइट करती है, दैट सी फाइट्स। देखो आगे, तो कौन से पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में। तो ये आपके कुछ पेयर होते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, इनका पेयरिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। नीदर का पेयर और नॉर होता है, उल्टा लिख दिया, नीदर का नॉर होता है, ईदर का बेसिकली और होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है। इस नॉट ओनली को कई बार नॉट मेयरली भी लिखा जाता है, ठीक है, नॉट मेयरली, नॉट जस्ट भी लिख देते हैं समटाइम्स। तो नॉट जस्ट लिख लो, नॉट मेयरली लिख लो, नॉट ऑल्सो लिख लो, एक ही बात होती है। नॉट ऑल्सो नहीं, नॉट ओनली, नॉट ओनली, नॉट मेयरली, नॉट जस्ट, तीन तरीके से इसको लिख देते हैं। बट ऑल्सो लिख देते हैं, बट ऑल्सो ना लिख के इसको ना बट के साथ कई बार एज वेल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो दीज स्ट्रक्चर्स फॉलो पैरेललिज्म, सबसे पहले ये पैरेलल चीज़ें फॉलो करते हैं, यानी कि अगर नीदर के साथ ऑब्जेक्ट है तो नॉर के साथ भी ऑब्जेक्ट होगा, ईदर के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो और के साथ भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पे क्लॉज है तो यहाँ पे भी क्लॉज होगी, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा। यानी कि ये सेम तरीके की चीज़ों को जोड़ते हैं, सेम तरीके की चीज़ों को, ठीक है। तो ये सेम रैंक स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कैसे। सो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो वेरी काइंड। अब देखो, जैसे ही आप देखेंगे, नॉट ओनली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो वेरी काइंड। अब कायदे से देखोगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट है कि न सिर्फ वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है, बल्कि में वो काइंड भी है। लेकिन यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन था ही नहीं एग्जाम में,
अब एग्जाम वाले ने क्या देखा कि नॉट ओनली आ रखा है, नॉट ओनली का पेयर एंड नहीं होता, सी पार्ट में एरर दे दिया। कायदे से दिस शुड बी नो एरर, ठीक है, कायदे से नो एरर होना चाहिए था, बट यहाँ पे नो एरर अवेलेबल नहीं है एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। नो एरर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने दो चीज़ों को जोड़ा, एक तो इंटेलिजेंट एंड हार्डवर्किंग, ये ए पार्ट है जिसे जोड़ा गया, और ये बेसिकली बी पार्ट है। इस तरीके से जोड़ना इज क्वाइट पॉसिबल, बट नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है। अब आप अगर एग्जाम देने गए हो और आपको नो एरर दिख नहीं रहा है तो क्या करोगे? आप कहोगे कि सर एग्जामिनर ने ना इतना ही ध्यान दिया होगा, बेवकूफ़ी भरा ध्यान, कि नॉट ओनली के साथ में सीधे एंड लगा दिया। तो एंड नहीं, बेसिकली क्या आना चाहिए मेरे भाई, बट ऑल्सो आना चाहिए, इतना देखा होगा और सी पार्ट को मार्क कर दिया होगा। क्या ये एरर होगा? मैं कहूँगा नहीं, एग्जैक्टली इट शुड बी नो एरर। देखो अगला क्वेश्चन, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज नीदर, नीदर के साथ किसका पेयर बनेगा? आप आंख बंद करके नॉर मार दोगे, मतलब आंख खोल के मारना, पता चले आंख बंद कर रखी थी इसलिए नॉर की जगह पे और मार दिया, तो आंख खोल के थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर मार्क कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सीजीएल का है, 2025 का ही। देखो अगला, नीदर द प्रिंसिपल, नीदर का पेयर क्या होता है? नॉर होता है, ये भी सीजीएल का है 2025 का। ही नीदर अटेंडेड द सेमिनार, नीदर का पेयर क्या होता है? नॉर होता है, ये भी CHSL का ये। तो इतने आसान आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये भी पक्की बात है। देखो आगे, सी इज नॉट ओनली मोर टैलेंटेड बट ऑल्सो, अब जैसे ही देखोगे सेम रैंक स्ट्रक्चर आता है, तो यहाँ पे मोर टैलेंटेड था यानी कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, तो मोर एक्सपीरियंस्ड। चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2026। देखो, नॉट ओनली इज विराट कोहली अ गुड कैप्टन बट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट बैट्समैन। विराट कोहली इज नॉट ओनली अ गुड कैप्टन बट ही इज ऑल्सो, देखो नॉट ओनली कहाँ लगा रखा है? अ गुड कैप्टन के आगे, तो बट ऑल्सो भी इसी तरीके से आना चाहिए था, बट ऑल्सो अ गुड बैट्समैन या अ ग्रेट बैट्समैन, ठीक है, तो आप कहोगे गलत हो जाएगा। विराट कोहली इज नॉट ओनली अ गुड कैप्टन बट ऑल्सो अ ग्रेट बैट्समैन, आप कहोगे सही है। विराट कोहली नॉट ओनली इज अ, तो आप कहोगे बट इज ऑल्सो अ, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो क्लॉजेस को जोड़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें सिंपल जोड़ना था क्या, दो फ्रेजेस, अ गुड कैप्टन, अ गुड, मतलब अ ग्रेट बैट्समैन, तो सी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि ए ऑप्शन को गलत नहीं कह सकते, ए ऑप्शन भी कैन वर्क, लेकिन सी दे रखा है तो सी बेस्ट है। देखो अगला क्वेश्चन, द डिसीजन टू डिले द लॉन्च वॉज मेड सो क्विकली दैट इट सरप्राइज्ड नॉट ओनली द स्टाफ बट ऑल्सो टू द स्टेक होल्डर्स। तो द डिसीजन टू डिले, डिसीजन किस चीज, क्या डिसीजन था? टू डिले, किस चीज को डिले कर रहे थे? द लॉन्च वॉज मेड सो क्विकली, इतना जल्दी लिया गया, दैट के इट सरप्राइज, उसने सरप्राइज किया। अब नॉट ओनली के साथ क्या रखा है? ऑब्जेक्ट द स्टाफ, तो बट ऑल्सो के साथ में भी ऑब्जेक्ट आएगा, टू का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। डी पार्ट में एरर है, ये भी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। द एक्सटेंट टू विच, देखो ये भी सीजीएल का, लंबे लंबे वाले जो सेंटेंस थे कुछ वो ये द एक्सटेंट सब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है विच, द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट केम अंडर क्रिटिसिज्म, जिस एक्सटेंट तक, जिस लिमिट तक मिनिस्टर का स्टेटमेंट केम अंडर, मतलब वो अंडर क्रिटिसिज्म आया था, ये रिफ्लेक्ट करता है, तो एक्सटेंट सब्जेक्ट था, रिफ्लेक्ट आपकी वर्ब है। नॉट मेयरली पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन, न सिर्फ पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन को दिखाता है बट ऑल्सो, अब देखो नॉट ओनली कहें या नॉट मेयरली कहें, उसके आगे क्या रखा है? आप कहोगे सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है यानी कि एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है? आप कहोगे दैट कंजंक्शन है, द मीडिया सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीजिंगली बिगन। अब आप कहोगे सर इसको सही कैसे करेंगे? या तो यहाँ पे भी क्लोज होती या फिर यहाँ पे फ्रेज होता, जनरली हम बाद में प्रेफर करते हैं। तो जैसे नॉट ओनली के साथ में एक नाउन है बट ऑल्सो के साथ में, क्योंकि दैट आ रखा है ना, अगर दैट के साथ आपको कभी ऐसा हो कि दैट क्लॉज की नहीं नाउन की जरूरत है, तो उसको नाउन बनाने के लिए सिंपल दैट क्लॉज के आगे द फैक्ट लिख दीजिए, काम चल जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि टू द एक्सटेंट टू विच द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट केम अंडर क्रिटिसिज्म रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है न सिर्फ पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो द फैक्ट, उस फैक्ट को भी वो करता है। अब इस फैक्ट को डिफाइन करने के लिए क्लॉज लिखी जा सकती है, यानी कि बट ऑल्सो से क्या जुड़ा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन और फैक्ट, दोनों ही नाउन है, दोनों को जोड़ा गया है। फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने फर्दर एक क्लॉज लगा रखी है। फैक्ट ये था कि दैट द मीडिया हैज इंक्रीजिंगली बिकन स्क्रूटनाइजिंग पॉलिटिकल रिटोरिक, ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है इसके। देखो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन था। आगे, स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड स्पीकिंग,
आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्कार्सली एक नेगेटिव वर्ड है, अगर किसी भी नेगेटिव वर्ड या फ्रेज से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। इन्वर्जन में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, तो ये सब्जेक्ट है। जैसे स्कार्सली देखें, हार्डली देखें, ठीक है, अगर ऐसे शब्द देखें तो आपको यही देखना है, इन्वर्जन है, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, करेक्ट है। स्कार्सली का पेयर वैन होता है, करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है ना, पक्का सेंटेंस नो एरर होगा, करेक्ट आंसर मार दीजिए। तो स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अप्लॉज, जब उसने बस बिल्कुल ख़त्म किया ही था कि जो ऑडियंस थे बेसिकली वो ताली बजाने लगे, वो बेसिकली बहुत तारीफ करने लगे। तो ये कुछ पेयर होते हैं जो इंपॉर्टेंट पेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बिटवीन और एंड का पेयर होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। फ्रॉम का पेयर टू से बनाते हैं अपन, और बिटवीन का एयर अपन, मतलब बिटवीन का पेयर अपन टू, बिटवीन का पेयर एंड से बनाते हैं, और फ्रॉम का पेयर टू से बनाते हैं। दोबारा से सुन लेंगे, बिटवीन का पेयर एंड से बनाते हैं, फ्रॉम का टू से बनाते हैं। आज एक्चुअली मैं ना रात को नींद ढंग से नहीं हुई, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा स्टैमर कर रहा हूँ जैसे मैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है समटाइम्स कि हम काम के चक्कर में ढंग से ना तो सो पाते हैं ना रेस्ट कर पाते हैं, और फिर वो एनर्जी नहीं रहती है, फिर वो चीज़ें रहती नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। बोथ हैंड का पेयर बनता है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके साथ में अक्सर करके एग्जाम में एज वेल का पेयर बनाया जाता है, जो कि गलत होता है, ठीक है। इसके अलावा वेदर और का पेयर होता है, ये यूनिवर्सल है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ में गलती ये होती है कि यहाँ पे इफ़ लगाया जाता है, तो इफ़ नहीं आता, और अगर आगे रखा हो तो वेदर। नेवर के साथ में भी आपको पता है और का पेयर बनता है, नेवर के साथ वैसे एंड का पेयर भी बन सकता है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन और का मतलब होता है जब दोनों चीज़ों को इंडिविजुअली निगेट करना हो, और एंड जब लगाते हैं जब दोनों चीज़ों को एक बेसिकली कॉम्बिनेशन के रूप में निगेट करना हो। नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली के साथ वैन आता है, स्कार्सली के साथ भी वैन आता है, बेयरली के साथ भी वैन आता है, लेस्ट के साथ शुड प्लस वी वन आता है, या फिर अकेला वी वन आता है। एल्स के साथ बट आता है, एज के साथ एज जो सिमिली बनता है, सो के साथ भी एज बनता है जो कि सिमिली बनता है, सो के साथ दैट बनता है जहाँ पे दैट आपका कंजंक्शन होता है, इतना का सेंस देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देर आर सम मोर पेयर्स, जैसे रेदर का पेयर देन बनता है, ठीक है, रेदर हो या अदर हो, इसका पेयर बेसिकली आपके एग्जाम में आता है तो देन बनता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रख लेंगे। तो अदर आ जाए या रेदर आ जाए, इन दोनों का ही देन बनता है। देखो आगे, नो सूनर हैड द प्रपोजल बीन सर्कुलेटेड, अब जैसे आप देखेंगे ना, नो सूनर को देखते ही आपको दो चीज़ों को ही ध्यान रखना है, इन्वर्जन है, बिल्कुल है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रखी है, बिल्कुल आ रखी है, तो नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान देंगे, जनरली नो सूनर, हार्डली और ये वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, इसमें ये वाली जो क्लॉज होती है ये पास्ट परफेक्ट में होती है, और ये वाली जो क्लॉज होती है ये पास्ट के इंडेफिनिट में होती है। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, सीजीएल के क्वेश्चन हैं सारे के सारे 2025 के। स्कार्सली आ गया, स्कार्सली को देखते ही आपको पेयर की तरफ जाना है, वैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्डली हैड द मीटिंग बिगिन डैश, अब हार्डली के साथ किसका पेयर बनेगा, आपका होगा वैन का बनेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीजीएल टीयर 1। देयर अप्रोच प्रूव्ड डैश, अब जैसे ही देखोगे आगे दैट आ रखा है, दैट का पेयर सो के साथ बनता है, आंख बंद करके लगा सकते हैं, टू के साथ दैट नहीं आता है, एज के साथ दैट नहीं आता है, और वेरी के साथ भी दैट क्लॉज नहीं आती है, ठीक है। तो ये भी सीजीएल के क्वेश्चन हैं, ये सारे मेरे पेड बैच में पढ़ाए हुए हैं, एक भी कॉन्सेप्ट इसमें से सिंगल ऐसा नहीं है जो पेड बैच में ना पढ़ाए हो। 2025 में आए हुआ एक एक क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से था, एक एक क्वेश्चन 2025 का हमारे क्लास नोट से था। और भाई अभी तो हम मैथ्स ही मतलब इंग्लिश ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी हमने रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ये टॉपर्स विजडम पर हमने एक मैथ्स की वीडियो भी अपलोड करी, एंड बिलीव मी, मुझे खुद भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहेगा। ये वाला चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो डाली थी, ये वाली, आप देखो, इसमें 24 घंटे हुए हैं लगभग, 24 ज़्यादा मान लो, 36 मान लो लगभग, ठीक है, 1.5 दिन के अंदर ये वीडियो 1,52,000 व्यूज़ पे पहुंच गई, प्रॉफिट लॉस। और जस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ हैं, व्यूज़ नहीं है मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में जाओगे, तो कमेंट्स अगर आप देखोगे ना, तो आपको इतने बढ़िया कमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब एक भी कमेंट आपको ना नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है, सब आपको यही बोलते मिलेंगे कि मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बहुत बढ़िया पढ़ाया है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि 15 मिनट ज़्यादा है 25 क्वेश्चंस के लिए, 10 मिनट काफ़ी है अगर ऐसी अप्रोच हो तो, ठीक है। सर आप इंग्लिश पढ़ाना छोड़कर मैथ्स ही पढ़ाइए, मज़ा आ गया सर, ठीक है।
तो अब आप देखोगे ना, बहुत बहुत अच्छे मतलब व्यूज़, कमेंट्स, आपका जो रिस्पॉन्स था वो इतना गजब रहा कि मुझे खुद लग रहा है कि दूसरी वीडियो जल्दी आज ही डाल देनी चाहिए हमें। तो आज शाम को ही अपन इसकी सेकंड वीडियो अपलोड कर देंगे, तो परसेंटेज की, तो उसको भी ज़रूर देखना। एंड बिलीव मी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इतना सब कुछ सीखोगे कि आपको खुद भी मज़ा आ जाएगा कि यार ये कुछ था जो हमें बेसिकली मिसिंग था। तो अब तक तो हम सिर्फ इंग्लिश को लेके सीरियस थे, अब मैथ्स को लेके भी होंगे धीरे धीरे। बाकी मेरे भाई ऑफर अभी भी चल रहा है, ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाना। और इंग्लिश, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, बहुत अच्छा, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, इंग्लिश भी बहुत अच्छा कंटेंट शुरू से ही रहा है हमारा। ठीक है, तो आप जरूर ऑफर का फ़ायदा उठाएं, बर्थडे ऑफर चल रहा है। ऑफर 23 तारीख रात 12 बजे तक है, उसके बाद ऑफर ख़त्म हो जाएगा संभवत। ठीक है, आ जाओ भाई टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। लेस्ट आ गया, लेस्ट के साथ ना तो मे आता है ना नॉट आता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे सर लेस्ट के साथ ये सोडा रखा है, यही करेक्ट है। इन ऑर्डर दैट ही डज नॉट फेल, इन ऑर्डर दैट के साथ ना आगे ध्यान रखेंगे, इन ऑर्डर दैट हो या सो दैट हो, उनके साथ में जनरली हम कैन कुड मे माइट का यूज़ करते हैं। फॉर नॉट फेलिंग ये अलग ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ही डिड नॉट फेल ये भी गलत हो जाएगा। द चीफ इंजीनियर रिकमेंडेड है, अब रिकमेंडेड किया क्या, रिप्लेसिंग द ऑब्सोलेट पार्ट। किसके साथ में, आगे देखो देन आ रखा है, अगर देन आ रखा है तो देखो मोर के साथ भी देन आ जाता है, एक तो एज के साथ नहीं आ सकता है, गलत हो जाएगा। रेदर देन का मतलब होता है कि ये काम न करके ये किया जाए। अदर देन का मतलब है कि इसके साथ साथ ये भी किया जाए। और मोर देन बेसिकली किसको दिखाता है कि ये ज्यादा करना है, ये कम करना है, तो ये ज्यादा कम का तो सेंस है नहीं। अच्छा, उसने कहा है कि भैया रिप्लेस कर दो, रिपेयर मत करो, यानी इसकी जगह पर, और के स्थान का सेंस है तो रेदर देन का यूज करते हैं ना कि अदर देन का। देखो आगे, अब ये लास्ट पार्ट आपका क्या है, आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जहाँ पे पूछा गया कि क्या ये कौन सी क्लॉज है, कौन से प्रकार का सेंटेंस है। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ। अगर क्लॉज बिना कंजंक्शन के आती है तो मेन क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, अगर क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो से, तो ऐसी क्लॉज को हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगर क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, जो कि फैन बॉयज के अलावा जितने बचे हुए हैं, तो ऐसी क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर एक क्लॉज है, तो ऐसा सेंटेंस बेसिकली सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर एक मेन क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ऐसा सेंटेंस बेसिकली आपका, इसकी कॉल आ रही है, एक सेकंड भाई। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर एक आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है और एक आपकी मेन क्लॉज, तो उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। मेन क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपका ऐसा है जिसमें एक मेन क्लॉज है और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देते हैं। और अगर सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, तो उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देते हैं। दोबारा से सुनेंगे, सिंपल सेंटेंस, सिंगल क्लॉज। अगर क्लॉज दो हैं तो इसका मतलब है सेंटेंस या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे पहचानेंगे, अगर वहां पे कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो कंपाउंड सेंटेंस, अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर दोनों है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। देखो आ जाओ, ये यहाँ पे लिख रखा है। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। देखो ये कुछ सेंटेंस पैसेज के अंदर से हमने उठाए हैं, तो देख लेंगे एक बार। द डीप कनेक्शन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिटवीन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इंप्लाइज आपका वर्ब है, यानी कि वर्ब आपको समझनी है, फाइनाइट वर्ब कितनी जगह पे, उसी से क्लियरिटी आती है, तो ये वर्ब है। दैट आपका बेसिकली, दैट इंप्लाइज, दैट आपका कंजंक्शन है। द पैसेज सब्जेक्ट है, अगेन ऑफ प्रेपोजिशन, टाइम उसका ऑब्जेक्ट है, इज आपकी फिर से वर्ब है, दो वर्ब आ रखी हैं। और कंजंक्शन क्या है, दैट, जो कि कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट। तो आप आसानी से कहोगे कि सर क्या है, देखो यूनिवर्सल बट रिलेटिव, रिलेटिव एडजेक्टिव है, यूनिवर्सल आपका एडजेक्टिव है, तो इस बट को देख के ये मत समझ लेना कि ये कोऑर्डिनेट भी है, नहीं है। वर्ब आपको ढूंढनी है, एक तो ये इज वाली वर्ब है और एक आपकी इंप्लाइज वाली वर्ब है, दो वर्ब है। और जो वर्ब दूसरी आई है उससे पहले कौन सा कंजंक्शन है, दैट है। दैट है इसका मतलब है कि दो क्लॉज, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग, यानी कि कैसा सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला सेंटेंस, ईच रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स, ईच रीजन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रीब्यूट्स आपकी वर्ब है। क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अ यूनिक वीविंग स्टाइल, अ यूनिक वीविंग स्टाइल इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सच एज आपका प्रेपोजिशन होता है, इस एग्जाम्पल देने के काम आता है। सच एज एग्जाम्पल के रूप में चंदेरी,
ठीक है, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली कात, ठीक है। इसके अलावा कंजीवरम, रिफ्लेक्टिंग, अब या तो हम इसको कह सकते थे विच रिफ्लेक्ट्स, लेकिन इसको रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना दिया रिफ्लेक्टिंग, तो ये तो पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल फ्रेज होता है ना कि क्लॉज, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये भी कोई क्लॉज नहीं बनी, क्या रिफ्लेक्ट करता है? द स्टोरीज, रिचुअल्स एंड इन्वायरमेंट्स ऑफ इट्स पीपल। आप कहोगे सर एक ही जगह पे सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि एक सिंगल क्लॉज है, सिंगल क्लॉज है, यानी कि सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इम्प्रॉपर डिस्पोजल। अब इम्प्रॉपर डिस्पोजल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है ई वेस्ट। क्या करता है? ये अलाउ करता है, तो पहली क्लॉज आपकी यहाँ जाती है जो कि वर्ब है। क्या कर, किसको अलाउ करता है? दीज टॉक्सिन्स टू सीप इनटू, तो टू प्लस वी बना आपका, इनटू प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सॉइल एंड वाटर बॉडीज, ठीक है। कॉजिंग आपका अगेन पार्टिसिपल है यानी कि ये क्लॉज नहीं बनेगा। क्या आप कॉज करता है? सीवियर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोजिंग, और पोज करता है बेसिकली लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। आप कहोगे सर एक ही जगह पे सब्जेक्ट वर्ब है, सिंगल सिंपल सेंटेंस है, ये करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम में ज्यादा यही पूछे जाएंगे सिंपल वाले। एक बड़ा सा सेंटेंस होगा जिसमें बहुत सारे आपके प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और आपके ये पार्टिसिपल्स होंगे, जिनको देख के आपको ऐसा फील आएगा कि अरे ये तो बड़ा सेंटेंस है, और बड़ा है तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मार्क कर दो, लेकिन वो सिंपल निकलेगा। यही आपके पेपर की ट्रिक होती है। वंस अगेन आपको याद दिला दूं कि अगर भाई आप अब तक टॉपर्स विजडम ऐप के ऑफर का फायदा नहीं उठाए हैं तो जल्दी कीजिए, 799 में टॉपर्स पास मिल रहा है वीओडी वाला, और 299 रुपए में वीओडी बैच मिल रहा है, 499 में लाइव बैच मिल रहा है। इससे बड़ा ऑफर ना कभी आया है ना कभी आएगा। ऑफर का फायदा उठाइए और जितना ज्यादा हो सकता है भैया पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी मेरे भाई जो टॉपर्स पास लाइव वाला बैच है वो 899 में आपका अवेलेबल है। बाकी ये सारी किताबें हमारी अवेलेबल हैं हमारे जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। हमारा फ्लिपकार्ट, आपका फ्लिपकार्ट, सबका एक ही फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो ये सारी किताबों पे भी ऑफर चलता रहता है। बाकी भाई जरूर हमारा ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम कल से ओपन हो जाएगा, तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा लगातार। अगली जो हमारी वीडियो होगी इसमें वो होगी, अब 2 वीडियोस रहती हैं आपकी, एक प्रेपोजिशन की, एक नॉन फाइनाइट वर्ब की। सुपरफ्लूस भी रहता है, उसको भी हम अलग से करा देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।